नमस्कार साथियों, उत्थान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जो इतिहास की बहुविकल्पीय प्रश्नों की जो श्रृंखला चल रही है, इसकी 10वीं वीडियो है। आपने 9 वीडियो नहीं देखी है तो जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए। और इसका जो मैं बात करूंगा प्राचीन इतिहास, और इसका टॉपिक है मौर्य उत्तर काल, है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे चलेंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? विकल्प आपके स्क्रीन पे है स्ट्रेटो सेकंड, और विकल्प बी है स्ट्रेटो फर्स्ट, एंड विकल्प सी है डेमेट्रियस, एंड विकल्प डी है मिनांडर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्ट्रेटो सेकंड। इससे संबंधित डिटेल नीचे दी गई है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। फिर अगले प्रश्न पर जाएंगे। प्रश्न संख्या दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों से समसामयिक नहीं था? विकल्प ये है बिंबिसार, विकल्प बी है गौतम बुद्ध, और विकल्प सी है मिलिंद, और विकल्प डी है प्रसेनजीत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिलिंद। इससे संबंधित डिटेल को आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो अच्छे से। अगले प्रश्न पर जाएंगे। प्रश्न संख्या 3 है कि काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? ऑप्शन ये है काठियावाड़ के रुद्रदामन के, और ऑप्शन बी है अशोक के, ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रथम के, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काठियावाड़ के रुद्रदामन के, है ना। इससे संबंधित डिटेल को वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ सकते हो। अगले प्रश्न में चलेंगे। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? विकल्प है ए जूनागढ़, विकल्प बी है भीतरी, विकल्प सी है नासिक, विकल्प डी है सांची। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जूनागढ़। इससे संबंधित डिटेल आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। अगले प्रश्न में चलेंगे। प्रश्न संख्या 5वां है, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया? इसका ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है बिंदुसार, ऑप्शन सी है अशोक, ऑप्शन डी है रुद्रदामन प्रथम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रुद्रदामन प्रथम। इससे संबंधित डिटेल नीचे दी गई है, आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ सकते हो। फिर अगले प्रश्न में चलेंगे। प्रश्न संख्या 6 है, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। बताना किसने जारी किया था? विकल्प ये है इंडो ग्रीकों ने, और विकल्प बी है कुषाणों ने, विकल्प सी है शकों ने, विकल्प डी है प्रतिहारों ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुषाणों ने। इससे संबंधित डिटेल नीचे दी गई है। फिर अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या है 7, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? विकल्प ये है सातवाहन, विकल्प बी है शक, विकल्प सी है कुषाण, विकल्प डी है पार्थियन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुषाण। इससे संबंधित डिटेल आपने जो पढ़ा था, हालांकि मैं दिखा दे रहा हूँ आपको ताकि कोई प्रॉब्लम ना पड़े। ये आप देख सकते हो, अच्छे से समझ लीजिए, अब तक पढ़ लिए होंगे। फिर अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 8 है, बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? विकल्प ये है बिम कटफिसेस, विकल्प बी है कनिष्क, विकल्प सी है नहपाण, और विकल्प डी है बुद्धगुप्त। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कनिष्क, है ना। तो इससे संबंधित डिटेल को आराम से पढ़ सकते हो। फिर अगले प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से किस शासन को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? विकल्प ये है कुजूल कटफिसेस, और विकल्प डी है कनिष्क प्रथम, विकल्प सी है बिम कटफिसेस, और विकल्प डी है होबिस्क। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बिम कटफिसेस, है ना। इससे संबंधित डिटेल को पढ़ सकते हो। फिर अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? विकल्प ये है बिम कटफिसेस ने, और विकल्प डी है कुजूल कटफिसेस ने, और विकल्प सी है कनिष्क ने, और विकल्प डी है हर्मवीज ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिम कटफिसेस ने, है ना। इससे संबंधित डिटेल को पढ़ सकते हो। डिटेल मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है ना, और अगली वीडियो भी आपको देनी है ना। क्वेश्चन को टाइप करना होता है, सारी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए मैं इसको व्याख्या नहीं पढ़ता हूँ। हालांकि आपको PDF मिल जाएगी टेलीग्राम पे। फिर अगले प्रश्न संख्या 11 है, योधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? विकल्प ये है वासुदेव, विकल्प बी है मित्र, विकल्प सी है इंद्र, विकल्प डी है कार्तिकेय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्तिकेय। इससे संबंधित डिटेल को आराम से पढ़ सकते हो। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 12, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? विकल्प ये है 78 ईस्वी सन, विकल्प बी है 81 ईस्वी सन, और विकल्प सी है 98 ईस्वी सन, और विकल्प डी है 121 ईस्वी सन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 81 ईस्वी सन। इससे संबंधित डिटेल को आराम से पढ़ सकते हो। फिर अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 13 है, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ? विकल्प ये है 178 BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट इसको बोलते हैं, और उसके बाद में 101 AD यानी एनो डोमिनी बोलते हैं इसको, और फिर उसके बाद में है 58 BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट, और
उसके बाद में डी ऑप्शन है 78 एडी यानी कि एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का मतलब ईसा मसीह के बाद, और ईसा मसीह के पहले उसको हम बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, है ना, यानी कि 78। इससे संबंधित डिटेल को आराम से पढ़ लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या है 14, शक संवत कब प्रारंभ किया गया? विकल्प ये है 58 ईस्वी, और विकल्प बी है 78 ईस्वी, और विकल्प सी है 320 ईस्वी, और विकल्प डी है 606 ईस्वी। तो इसका करेक्ट आंसर है 78 ईस्वी। इससे संबंधित डिटेल को भी पढ़ लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। फिर अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या है 15, विक्रम शक संवतों में कितना अंतर मतलब वर्षों का अंतर है? बताना है कि जो विक्रम संवत है और शक संवत है इसमें अंतर बताइए। तो विकल्प ये है 57 वर्ष का अंतर है, और विकल्प बी है 78 वर्ष, और विकल्प सी है 135 वर्ष, और विकल्प डी है 120 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर है 135 वर्ष। देखो मैं बात बता दूं, जैसे कोई भी चीज़ें होती हैं तो इसको मतलब इनका जो विक्रमी संवत होता है इसको 57 साल मतलब 57 से जोड़ा जाता है ना, और जो शक होता है 78, तो इसमें माइनस करोगे तो इतना ही आ जाएगा। यहाँ पे इसमें बताई गई है चीज़ें। और उसके बाद मैं बता दूं कि प्रश्न संख्या 16 है, शक संवत आधारित राष्ट्रीय पंचांग जो कैलेंडर का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष के निम्नलिखित तिथियों में से एक के तदनुरूप है। विकल्प ये है 22 मार्च अथवा 21 मार्च, और विकल्प बी है 15 मई अथवा 16 मई, और विकल्प सी है 31 मार्च अथवा 30 मार्च, और विकल्प डी है 21 अप्रैल अथवा 20 अप्रैल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 मार्च अथवा 21 मार्च। तो इससे संबंधित डिटेल को आराम से पढ़ लेना क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर अगले प्रश्न पर जाएंगे। प्रश्न संख्या है 17, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? विकल्प ये है 78 ईसा पूर्व, और विकल्प बी है 57 ईसा पूर्व, विकल्प सी है 72 ईसा पूर्व, विकल्प डी है 56 ईसा पूर्व। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 57 ईसा पूर्व, है ना। एक सब के सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बता रहा हूँ। हालांकि मैंने इस पर डाल दिया है टैग कि किस वर्ष में पूछा गया है, इसको देख लेना। फिर अगले प्रश्न इसका डिटेल पढ़ लेना। फिर अगले प्रश्न पर जाएं। प्रश्न संख्या 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? विकल्प ये है 1031, विकल्प बी है 1952, विकल्प सी है 1966, और विकल्प डी है 2087। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1931, है ना। अब ये चीज़ें आप देखो क्या है कि 2009 में से 78 जब घटाएंगे तो वही चीज़ें निकल के आएगी, क्योंकि 78 शक संवत माना गया है ना, तो इसलिए, है ना। तो ये पूछा भी गया था 2007 में। तो यहाँ पे अब मान लिया हो सकता है कि इसमें जब वो डालेंगे इसमें 2023, तो उसमें भी 78 घटा दोगे तो उतना ही आ जाएगा, है ना। ध्यान रखना ये सब चीज़ें। और पहला क्वेश्चन है 19, कनिष्क के समकालीन निम्न नामों का अध्ययन करें और निम्नांकित कोड के अनुसार अपना उत्तर इंगित करें। पहला है अश्वघोष, दूसरा है वसुमित्र, और तीसरा है कालिदास, चौथा है कंबन। तो इसका करेक्ट आंसर बताना है आपको। ऑप्शन इसमें दिया गया है, ऑप्शन यानी कि बताना है कि पहला और क्या कहते हैं चौथा सही है, कि उसके बाद में दूसरा और तीसरा सही है, दूसरा पहला दूसरा सही है, और यानी कि ये सभी सही। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए सी, यानी कि पहला और दूसरा सही है, जो कि अश्वघोष और वसुमित्र, है ना। तो इससे संबंधित डिटेल को नीचे दी गई है, आराम से आप पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके। फिर अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 20 है, अश्वघोष किसका समकालीन था? विकल्प ये है अशोक का, विकल्प बी है चंद्रगुप्त द्वितीय का, और विकल्प सी है कनिष्क का, और विकल्प डी है हर्षवर्धन का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कनिष्क का, है ना। इससे संबंधित डिटेल उसमें भी दी गई थी जो व्याख्या था। निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबद्ध नहीं था? अश्वघोष, ऑप्शन बी है चरक, ऑप्शन सी है नागार्जुन, ऑप्शन डी है पतंजलि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पतंजलि। इससे संबंधित डिटेल को आराम से पढ़ लेना। अगले प्रश्न पर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के प्रथम दरबार में नहीं आया था? विकल्प ये है अश्वघोष, विकल्प बी है पार्श्व, विकल्प सी है वसुमित्र, विकल्प डी है विशाखदत्त। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विशाखदत्त, है ना। फिर अगले प्रश्न में चलेंगे। प्रश्न संख्या है 23, निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रबतक अभिलेख में नहीं है, है ना। इसका ऑप्शन पहले है, ऑप्शन है श्रावस्ती, ऑप्शन बी है कौशाम्बी, ऑप्शन सी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी है चंपा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रावस्ती। इससे संबंधित डिटेल को आराम से पढ़ लेना। फिर अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या है 24, इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? विकल्प ये है सुश्रुत, और विकल्प डी है वाग्भट्ट, और विकल्प बी है वाग्भट्ट, और विकल्प सी है चरक, और विकल्प डी है जीवक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देख लीजिए मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन कंट्रोवर्सी वाला था, है ना, तो इसको मैं बता भी दे रहा हूँ। इसमें बी और सी दोनों, क्योंकि इसमें ये डिटेल को आराम से जब पढ़ोगे तो यहाँ पे देखो क्या कहते हैं कि जो कनिष्क का राज्य चरक था, और बौद्ध जो इसमें दिखाई गई है कि जीवक भी थे। तो ये चीज़ें आप जब डिटेल में पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। अब आयोग ने क्या माना था, तो उसको प्रश्न संख्या 25, शुंग वंश के बाद किस वंश
ने भारत पर राज्य किया? विकल्प ये है सातवाहन, विकल्प बी है कुषाण, यहीं पे कुषाण मिल जाता है, और विकल्प सी है कण्व यानी कि कण्व वंश जान लीजिए, और विकल्प डी है गुप्त। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कण्व वंश, है ना। इससे संबंधित डिटेल को नीचे दी गई है। अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न संख्या 26 है। निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? विकल्प ये है पुष्यमित्र शुंग, और विकल्प बी है खारबेल, विकल्प सी है गौतमीपुत्र सातकर्णी, और विकल्प डी है वासुदेव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गौतमीपुत्र सातकर्णी, है ना। इससे संबंधित डिटेल नीचे दी गई है, आराम से पढ़ लेना। फिर अगले प्रश्न संख्या है 27। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था? विकल्प ये है सातवाहन, विकल्प बी है पल्लव, विकल्प सी है चोल, विकल्प डी है चालुक्य। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सातवाहन वंश, सातवाहन वंश। इससे संबंधित डिटेल नीचे दी गई है, आराम से पढ़ लेना। फिर अगले प्रश्न के प्रश्न संख्या 28 है। सीमुख निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? विकल्प ये है चेर, विकल्प बी है चोल, विकल्प सी है पांड्य, और विकल्प डी है सातवाहन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सातवाहन वंश। इससे संबंधित डिटेल आपने पढ़ा भी होगा पहले क्वेश्चन में। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29 है। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? विकल्प आपकी स्क्रीन पर है पांचाओ, विकल्प बी है पानयांग, विकल्प सी है सी हुआंग टी, और विकल्प डी है हो टी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका पांचाओ। इससे संबंधित डिटेल को आराम से पढ़ लेना। फिर अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न संख्या 30 है। निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थीं? विकल्प ये है गुप्त वंश, विकल्प सी है मौर्य वंश, और विकल्प बी है मौर्य वंश, और विकल्प सी है कुषाण वंश, और विकल्प डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका कुषाण वंश। इससे संबंधित डिटेल को पढ़ लेना। फिर अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न संख्या है 31। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई? विकल्प ये है मौर्य काल में, विकल्प बी है कुषाण काल में, विकल्प सी है गुप्त काल में, विकल्प डी है हर्षवर्धन के काल में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुषाण काल में। इससे संबंधित भी डिटेल पढ़ लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। फिर अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न संख्या 32 है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म एक सही सुमेलित है बताना है? तो इसमें पहले ऑप्शन आपको देख लीजिए। इसमें दिया गया है पहला ऑप्शन है हड़प्पा सभ्यता, और इसमें डैश करके दिया है चित्रित मृद भांड। तो इसमें पहला ऑप्शन है हड़प्पा सभ्यता, इसके सामने डैश पे दिया है चित्रित मृद भांड, और उसके बाद में ऑप्शन बी दिया गया है कुषाण जो कि इसके सामने दिया है कंधार कला शैली, और उसके बाद में सी ऑप्शन दिया है मुगल जो कि अजंता शैली, अजंता चित्रकारी बताया गया है इसके सामने, और विकल्प डी दिया गया है मराठा, उसमें डैश करके दिया गया पहाड़ी चित्रकला शैली, है ना, पहाड़ी चित्र शैली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुमेलित, सही सुमेलित है कुषाण जो गंधार कला शैली से रिलेटेड है ना। इसको पढ़ भी लेना तो समझ में आ जाएगा। फिर प्रश्न संख्या 33 है। कला की गंधार कला शैली निम्न समय में फूली फली यानी कि कब विकसित हुई थी? तो विकल्प ये है कुषाणों के समय, विकल्प बी है गुप्तों के समय, और विकल्प सी है अकबर के समय, विकल्प डी है मौर्यों के समय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुषाणों के समय, है ना। फिर अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न संख्या है 34। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? विकल्प ये है कुषाण के सामने लिखा गया है स्वर्ण एवं ताम्र प्रकार के जो सिक्के चलाए थे, इस तरीके से पूछ रहा होगा, और विकल्प बी है गुप्त, इसमें दिया गया है स्वर्ण एवं रजत प्रकार के सिक्के चलाए गए होंगे, रजत के सिक्के, और सी दिया है सातवाहन में स्वर्ण के सिक्के, और डी गया है कलचुरी यानी स्वर्ण और रजत तथा ताम्र तीनों मिक्सअप सिक्के। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो सातवाहन वंश में स्वर्ण के सिक्के नहीं चलाए गए थे, है ना। यही बात इसमें बताई गई है ना। अब इसको वीडियो को अच्छे से पॉज करके पढ़ना तो बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा, है ना। फिर अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न संख्या 35 है। सूची 1 दिया गया है, सूची 2 से सुमेलित करके बताना है कि कौन सा सही है ना। तो पहला है कांधार कला के सामने दिया गया है मिनेंडर, और उसके बाद में बी ऑप्शन है, मतलब बी है इसमें कूट दिया गया है, बी जो उसमें दिया गया जूनागढ़ शिलालेख के सामने दिखा है पातिक, और डी है जो मिलिंद पन्हों के सामने कुषाण, और डी है इसके सामने दिया गया तक्षशिला लेखों के सामने रुद्रदामन दिया गया है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको बताना है, तो करेक्ट आंसर इसका पहले ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, मतलब सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब मैं इसको लिख दिया हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना पड़े, मैं इसको पढ़ ले रहा हूँ। जिससे एक जो है पहला है जो कांधार कला शैली कुषाण के शासनकाल में हुई थी, जूनागढ़ अभिलेख ये रुद्रदामन प्रथम के, और जो मिलिंद पन्हों है ना, यहाँ पे पन्हों होगा, ये इस तरीके से थोड़ा मिस टाइपिंग है, तो ये मिनेंडर है इनके शासनकाल में, और क्या कहते हैं जो तक्षशिला है तो पातिक, है ना। तो समझ गए होंगे। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36 है। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था, बताना है। विकल्प ये है हिंदू मंदिर के कारण, विकल्प बी है हाथी दांत के काम हेतु, और विकल्प सी है स्वर्ण सिक्कों के टंकड़ हेतु, और विकल्प डी है बुद्ध की प्रतिमा के लिए। टंकड़ का मतलब होता है टाइपिस्ट, है ना, तो ध्यान रखना जो भी कलेक्शन वगैरह। तो इससे संबंधित डिटेल पहले ऑप्शन डी सही है, तो इससे संबंधित डिटेल समझ लेना, पढ़ लेना। ये बुद्ध के प्रतिमा के लिए, है ना, फेमस था।
तो फिर अगले प्रश्न चलेंगे। प्रश्न संख्या 37, जो कला शैली भारतीय और यूनानियों यानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण होता है उसे कहते हैं। विकल्प ए है शिखर, विकल्प बी है वेरा, विकल्प सी है गांधार, विकल्प डी है नागर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गांधार। इससे संबंधित डिटेल पढ़ लेना। फिर अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 38 है, गांधार कला शैली का एक विशेषण है। विकल्प ये है भारतीय तथा फारसी कला का, और विकल्प बी है भारतीय तथा चीनी कला का, और विकल्प सी है भारतीय तथा तुर्की अफगानी कला का, और विकल्प डी है भारतीय तथा यूनानी कला का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय तथा यूनानी कला का, है ना। तो अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या है 39, निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान यानी शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता है। विकल्प ये है मौर्य मूर्ति कला, विकल्प बी है मथुरा मूर्ति कला, विकल्प सी है भरहुत मूर्ति कला, और विकल्प डी है गांधार मूर्ति कला। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गांधार मूर्ति कला। इससे संबंधित डिटेल को पढ़ लेना। फिर अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 40 है, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है, बताना है। मतलब कौन मैच कर रहा है इसमें। तो ए के सामने ये है यूनानी डैश करके दिया गया शक कुषाण, और उसके बाद में यूनानी कुषाण शक, और फिर उसके बाद में दिया गया है सी है शक यूनानी कुषाण। मतलब एक कर्म बताना है, जो ऑर्डर जिसे बोलते हैं तो बताना है। उसके बाद शक कुषाण यूनानी। तो बता दूं पहले यवन शक कुषाण आए थे, तो इसका हो जाएगा ए ऑप्शन सही है, यानी यवन शक कुषाण ये क्रम है, इसको ध्यान रखना। अब इसको जब पढ़ोगे तो डिटेल में समझ में आ जाएगा, आगे की बता दिया हूँ। फिर अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 41 है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था। विकल्प ये है साइरस, विकल्प बी है कैम्बेसिस, और विकल्प सी है डेरियस प्रथम, और विकल्प डी है सहार्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेरियस प्रथम। इससे संबंधित डिटेल को पढ़ लेना। फिर अगला प्रश्न संख्या 42 है, निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था। विकल्प यह है चालुक्य, विकल्प बी है पाल्लव, विकल्प सी है राष्ट्रकूट, और विकल्प डी है सातवाहन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सातवाहन वंश। इसको डिटेल में पढ़ना तो समझ में आ जाएगा। फिर अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 43 है, आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है। विकल्प यह है वायु पुराण, विकल्प बी है विष्णु पुराण, विकल्प सी है मत्स्य पुराण, विकल्प डी है उपरोक्त में से किसी में नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मत्स्य पुराण में, है ना। इससे संबंधित डिटेल को भी पढ़ लेना। फिर अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 44 है, सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी। विकल्प ये है अमरावती में, विकल्प बी है नंदेड़ में, विकल्प बी है नालदुर्ग में, और विकल्प सी है नालदुर्ग में, विकल्प डी है दुर्ग में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका अमरावती में, है ना। तो फिर इससे संबंधित भी डिटेल को अच्छे से पढ़ लेना ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45, निम्न में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी था। विकल्प ये है प्रतिष्ठान, विकल्प बी है नागार्जुन कोंडा, और विकल्प सी है सकल अथवा सियालकोट, और विकल्प डी है पाटलिपुत्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिष्ठान, इस, है ना। फिर अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या है 46, निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है। विकल्प ये है पुष्यमित्र शुंग, और विकल्प बी है खारवेल, विकल्प सी है गौतमीपुत्र सातकर्णी, और विकल्प डी है सुशर्मन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गौतमीपुत्र सातकर्णी, है ना। और ये इसको डिटेल में पढ़ लेना। फिर अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 47 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। विकल्प ये है नासिक गौतमीपुत्र, विकल्प बी है हाथी गुम्फा खारवेल, और विकल्प सी है भीतरी पुलकेशिन द्वितीय, और विकल्प डी है गिरनार रुद्रदामन प्रथम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भीतरी पुलकेशिन द्वितीय, है ना। इससे संबंधित डिटेल को भी पढ़ लेना, है ना। सी ऑप्शन सही है। फिर अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या है 48, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन पहला है, यानी कथन ये दिया गया है कि कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। कारण है उनकी सुसंगठित सेना उच्च कोटि की थी। उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है बताना है। तो इसका बताना है कि कौन सा, पहले मैं इतना बड़ा ऑप्शन है इसको मैं बता ही दे रहा कौन सा सही। देखो इसमें बता रहा है कि ए सही है परंतु आर गलत है, ना। अब इसका कारण भी पढ़ लेना, तभी बेहतर ढंग से आपको समझ में आ जाएगा, है ना।
फिर अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न संख्या है 49। राजा खारवेल का नाम जुड़ा फिगूरियस है। विकल्प ये है गिरनार के स्तंभ लेख के साथ, विकल्प बी है जूनागढ़ स्तंभ लेख के साथ, विकल्प सी है हाथी गुम्फा लेख के साथ, विकल्प डी है सारनाथ लेख के साथ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाथी गुम्फा लेख के साथ, है ना। इससे संबंधित डिटेल को पढ़ लेना। फिर अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 50 है। निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था। ऑप्शन ये है अशोक, ऑप्शन बी है हर्ष, ऑप्शन सी है पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन डी है खारवेल। तो इसका करेक्ट आंसर है खारवेल, है ना। फिर अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या है 51। कलिंग नरेश खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित थे। विकल्प ये है चेदी, विकल्प बी है कलिंग, विकल्प सी है कंदप और विकल्प डी है हरियक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चेदी, है ना। फिर अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या है 52। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। विकल्प ये है दशरथ, विकल्प बी है बृहद्रथ, विकल्प सी है खारवेल, विकल्प डी है होबिस्क। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका खारवेल, है ना। फिर अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या है 53। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। विकल्प ये है महामेघ वाहन वंश के और विकल्प बी है चेदी वंश से, विकल्प सी है सातवाहन वंश से, विकल्प डी है रणभोजक वंश से। एक ऑप्शन और है उपरोक्त में से कोई नहीं, या इस तरीके से उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर ये इसका मतलब बताना है। देखो इसका करेक्ट आंसर ई ही होगा, है ना। ये पूछा गया था, मैं थोड़ा सा सन लिखना भूल गया। ये आपका जो पूछा गया था बीपीएससी प्री 2016 में ना 60 से 62 इसका जो मतलब क्रम था। तो मैं बता देता हूँ इसका ये ऑप्शन माना गया था ना, तो इसलिए इसको डिटेल में पढ़ लेना, है ना। फिर अगला प्रश्न है। प्रश्न संख्या 54 है। पूर्वी रोमन शासक जस्टियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था। विकल्प ये है विधि, विकल्प बी है स्थापत्य कला, विकल्प सी है विज्ञान, विकल्प डी है साहित्य। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विधि, है ना। इससे संबंधित डिटेल को आराम से पढ़ लेना, है ना। तो आप लोगों का सहयोग देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानकारी के लिए बता दूं कि मैं इस श्रृंखला को मतलब लाता ही रहूँगा, बस थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं, उसकी फ्रेमिंग करनी होती है, टाइपिंग करवाना होता है, सारी चीज़ें होती हैं, रिकॉर्डिंग होती है, प्रूफ रीडिंग होती है ना। तो थोड़ा सा समय तो लगता ही है। तो तब तक के लिए आप इसको रिवीजन कर सकते हो, है ना। बाकी चीज़ और क्लासेज नीचे हमारे जो प्लेलिस्ट में है, आप उसको बेहतर ढंग से देख सकते हो। तो यही हमको कहना था कि आप लोग अपना कृपया सहयोग देते रहें ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिल सके, है ना, कार्य को आगे बढ़ाएं। हालांकि संसाधन की कमी की वजह से आउटपुट में तो कोई बेहतर मतलब कोई ग्राफिक्स डिजाइनिंग उस तरीके से नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन कंटेंट में कोई कमी नहीं पाओगे। मैं अपनी तरफ से पूर्ण कोशिश करता हूँ, है ना। तो धन्यवाद। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उत्थान क्लासेज के संस्थापक अंबुज की तरफ से आप सभी को सफल होने की अग्रिम शुभकामनाएं।